हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। पादप वृद्धि एवं विकास के पार्ट सेकंड में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको याद होगा बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग जिबरलिन्स की बात कर रहे थे और जिबरलिन हार्मोन के अपन ने इतिहास देख लिया था कि उसकी खोज किस प्रकार हुई थी और हमने उसके विशिष्ट लक्षण देख लिए थे। हमने देख लिया था प्रमुख पादप वृद्धि हार्मोन, सबसे मुख्य पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा होगा? जिबरलिन्स। तो आज हम क्या देखेंगे? जिबरलिन्स के कार्य की प्रभाव। जो जिबरलिन्स के ठीक है ना, तो हमने देखा था कि पादपों में सबसे मुख्य वृद्धि हार्मोन, सबसे प्रमुख वृद्धि हार्मोन कौन सा है भाई? जिबरलिन्स है। सबसे मुख्य वृद्धि हार्मोन है क्योंकि ये पादपों के तने की लंबाई बढ़ाता है। तो सबसे प्रमुख कार्य जिबरलिन्स का क्या होगा बच्चों? तना दीर्घीकरण। सबसे प्रमुख कार्य जिबरलिन्स का क्या हो गया? तना दीर्घीकरण, या जिसे कहते हैं स्टेम एलोंगेशन। तने की लंबाई बढ़ाएगा तभी तो पादपों की लंबाई बढ़ेगी। अब कैसे करता है बच्चों, है ना? तने की लंबाई कैसे बढ़ाएगा, इधर ध्यान देंगे। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास ये पादप का तना है, ठीक है? तो हमें पता है जहां से पत्तियों का, शाखाओं का निर्माण होता है उस हिस्से को क्या कहते हैं बच्चों? नोड, है ना? तो जहां से पत्तियां या शाखाएं उत्पन्न होती हैं उस हिस्से को क्या कहते हैं? नोड। और दो नोड्स के बीच का जो क्षेत्र होता है, नोड का जो बीच का क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं? इंटरनोड, है ना बच्चों? तने में जहां से पत्तियां और शाखाएं निकलती हैं उस भाग को क्या कहते हैं? नोड। तो दो नोड के बीच का भाग क्या कहलाता है? इंटरनोड। तो जिबरलिन जो है वो इस इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाता है। इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाएगा तो तने की लंबाई बढ़ेगी, और तने की लंबाई बढ़ेगी तो पादपों की लंबाई भी बढ़ जाती है। तो तना दीर्घीकरण कैसे करेगा जिबरलिन्स? तो जिबरलिन्स जो है वो इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाकर तना दीर्घीकरण को प्रेरित करते हैं। है ना भाई? तो जिबरलिन्स क्या कर रहे हैं? जो इंटरनोड है, इंटरनोड की लंबाई बढ़ाते हैं। इंटरनोड की लंबाई बढ़ेगी तो तने का दीर्घीकरण होगा, तने की लंबाई बढ़ेगी, पादपों की लंबाई बढ़ेगी। इसे अपन ने कह दिया तना दीर्घीकरण। अब इसके तीन प्रमुख अनुप्रयोग हैं बच्चों। हां, तीन प्रमुख अनुप्रयोग क्या हैं? गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने में भी कौन काम करेगा? जिबरलिन्स। अब गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने में जिबरलिन्स कैसे काम करेगा? सुनो, गन्ने में या शुगर केन में जो शुगर है, शर्करा, वो कहां पर पाई जाती है? तने में। गन्ने में जो शुगर होती है, जो सुक्रोज होती है, वो कहां पर पाई जाती है बच्चों? तने में। तो ये जिबरलिन तने की लंबाई बढ़ाएगा। तने की लंबाई बढ़ेगी तो उसमें ज्यादा शर्करा आ सकती है ना। तो गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने में कौन सा हार्मोन? जिबरलिन्स। कैसे? तना दीर्घीकरण के द्वारा। फिर आनुवांशिक रूप से बोने पादप होते हैं। ऐसे बोने पादप जो आनुवांशिक रूप से बोने हैं, उनको जब आप जिबरलिन का छिड़काव दोगे, उनको जिबरलिन का उपचार दोगे तो वो भी लंबे हो जाएंगे। हां, लंबे होंगे, लक्षण प्ररूप लंबा होगा, जीनी प्ररूप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों, याद रखना। जो आनुवांशिक रूप से बोने पादप हैं वो स्मॉल टी होंगे, आनुवांशिकी में बता रखा है। आनुवांशिक रूप से बोने पादप स्मॉल टी होंगे। जब उसको आप जिबरलिन का उपचार दोगे तो उनका लक्षण प्ररूप लंबा होगा, वो रहेंगे स्मॉल टी ही।
तो आनुवांशिक रूप से बोने पादपों की लंबाई कौन बढ़ाएगा? जिबरलिन्स बढ़ा सकता है। फिर अंगूर के जो स्टॉक्स होते हैं, अंगूर के जो तने हैं, उनमें दीर्घीकरण भी कौन प्रेरित करता है? जिबरलिन्स करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या कर रहे हैं भाई? पहला तो गन्ने की उत्पादकता बढ़ाते हैं, है ना। गन्ने की उत्पादकता कैसे बढ़ाएंगे? तना दीर्घीकरण के द्वारा। फिर दूसरा, आनुवांशिक रूप से बोने पादपों की लंबाई बढ़ाते हैं। है ना भाई, आनुवांशिक रूप से बोने पादपों की, उसके भी तने की लंबाई बढ़ाएंगे, पादप लंबे हो जाएंगे। तीसरा बच्चों, एक प्रभाव होता है बोल्टिंग प्रभाव। बोल्टिंग प्रभाव में भी जिबरलिन्स काम करेंगे। बोल्टिंग प्रभाव क्या होता है बच्चों? जो रोजेट पादप होते हैं, जैसे पत्ता गोभी है ना, पत्ता गोभी आपने देखा होगा बच्चों, उनके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, तने बहुत छोटे होते हैं। ऐसे पादप जिनके तने बहुत छोटे होते हैं और पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, उनको रोजेट पादप कहते हैं। तो इन पादपों में तना बहुत छोटा है और पूरा क्षेत्रफल पत्तियों से भरा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इन पादपों में पुष्पन से पहले, पुष्प लगने से पहले जिबरलिन का उपचार देते हैं। इससे क्या होगा? पुष्प लगने से पहले इनको जिबरलिन का उपचार दोगे तो तने की लंबाई बढ़ जाएगी। तने की लंबाई बढ़ जाएगी तो कुछ क्षेत्र रिक्त खाली हो जाएंगे जहां पर पुष्प लग सकते हैं, है ना। तो जिन पादपों के तने छोटे होते हैं, रोजेट पादपों में जिबरलिन का उपचार देते हैं पुष्पन से पहले। पुष्पन से पहले जिबरलिन का उपचार देते हैं ताकि उनका तना लंबा हो जाए और फिर उस पर आसानी से पुष्प लग सकें। इस प्रभाव को कहते हैं बोल्टिंग प्रभाव। इसमें भी तने की लंबाई बढ़ा रहे हैं, तो कौन सा हार्मोन काम करेगा? जिबरलिन काम करेगा। कौन काम करेगा भाई? जिबरलिन। तो बोल्टिंग प्रभाव में क्या है भाई? रोजेट पादपों में पुष्पन से पूर्व जिबरलिन का उपचार तना दीर्घीकरण प्रेरित करता है। है ना भाई। तो ये सारे जो कार्य हैं, सारे अनुप्रयोग जो हैं, गन्ने की उत्पादकता बढ़ाना, आनुवांशिक रूप से बोने पादपों की लंबाई बढ़ाना या बोल्टिंग प्रभाव, इस सब में जिबरलिन का उपचार यूज कर रहे हैं। और जिबरलिन तने का दीर्घीकरण कर रहा है। तने के दीर्घीकरण से गन्ने की उत्पादकता बढ़ जाती है, आनुवांशिक रूप से बोने पादपों की लंबाई बढ़ जाती है, और जैसे जिन पादपों में तना पहले से छोटा है, रोजेट पादप, उनमें जिबरलिन के उपचार से तने की लंबाई बढ़ती है और पुष्प आसानी से लग सकते हैं। तो इन सब में कौन सा हार्मोन काम कर रहा है? जिबरलिन। और कौन सा लक्षण जो काम कर रहा है? तना दीर्घीकरण। ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्या है जिबरलिन का कार्य? अब जिबरलिन यदि मुख्य वृद्धि हार्मोन है तो ये बीज अंकुरण के लिए भी जरूरी है ना। एक बीज में अंकुरण तभी संभव है जब उस पे जिबरलिन की मात्रा अधिक हो। तो जिबरलिन हार्मोन ही बीज प्रसूपता तोड़ता है और बीज अंकुरण को प्रेरित करेगा। तो हार्मोन क्या करेगा भाई? जिबरलिनिक एसिड लिख देते हैं। जिबरलिनिक एसिड बीज प्रसूपता, जिसे हम कहते हैं सीड डोरमेंसी। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों इसको? डोरमेंसी। तो बीज प्रसूपता को तोड़ता है और किसे प्रेरित करेगा भाई? बीज अंकुरण यानी सीड जर्मिनेशन को प्रेरित करता है।
है ना। तो जिबरेलिनिक अम्ल क्या करेगा बच्चों, बीज प्रसूपता को, डोरमेंसी को तोड़ देगा और बीज अंकुरण यानी सीड जर्मिनेशन को क्या करेगा, प्रेरित। अब बीज अंकुरण के दौरान पोषक तत्वों की भी जरूरत होगी, तो बीज अंकुरण के दौरान बच्चों ये अल्फा अमाइलेस एक एंजाइम होती है, हाँ अल्फा अमाइलेस, जो स्टार्च का पाचन करती है, बिल्कुल सही। तो इस एंजाइम की क्रिया को भी बढ़ा देता है, अल्फा अमाइलेस की क्रिया को प्रेरित करता है ना भाई। जब बीज अंकुरण होगा तो बीज अंकुरण के दौरान पोषक तत्व की आवश्यकता होगी, तो बीज अंकुरण के दौरान अल्फा अमाइलेस की क्रिया को कौन प्रेरित करेगा, जिबरलिनिक अम्ल प्रेरित करेगा। ठीक है, तो बीज अंकुरण का प्रेरण करता है और बीज अंकुरण के दौरान अल्फा अमाइलेस की क्रिया को भी प्रेरित करेगा। ठीक है, फिर क्या करेगा जिबरलिन, फिर जिबरलिन अंगूर जो है, एप्पल है, उनके आकार को बढ़ाता है। तो नेक्स्ट जिबरलिन जो है वो ग्रेप्स अंगूर एवं एप्पल की साइज को बढ़ाता है। ठीक है, तो एप्पल की साइज, अंगूर की साइज को बढ़ाने में किसका यूज होता है, जिबरलिनिक अम्ल का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कार्य भाई जिबरलिन्स, नेक्स्ट कार्य। अब कॉनिफर पादप होते हैं बच्चों, कॉनिफर जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, हाँ, उनमें बीज परिपक्वन में तेजी लाता है। तो क्या करता है भाई, कॉनिफर्स, कॉनिफर्स किस तरह के पादप हैं, जिम्नोस्पर्म्स में बीज परिपक्वन में तेजी लाता है। मतलब जिबरलिन के प्रभाव में बीज परिपक्वन जल्दी जल्दी या बीज परिपक्वन तेजी से होता है। फिर ब्रूइंग इंडस्ट्री में जब हम अल्कोहल बनाते हैं भाई, ब्रूइंग इंडस्ट्री मतलब अल्कोहल निर्माण में, ब्रूइंग इंडस्ट्री में प्रक्रिया होती है ना माल्टिंग, माल्टिंग प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, तो ब्रूइंग इंडस्ट्री अल्कोहल बनाने में माल्टिंग प्रक्रिया का प्रेरण भी कौन करेगा, जिबरलिन करते हैं। फिर एलडीपी पादपों में पुष्पन को प्रेरित करते हैं। अब ये एलडीपी क्या है भाई, एलडीपी लॉन्ग डे प्लांट्स। इसी चैप्टर में हम दीप्तकालिता पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में दीप्तकालिता पढ़ेंगे, उसमें हम एलडीपी और एसडीपी की बात करेंगे बच्चों, तब हम पढ़ेंगे इसको, है ना। एलडीपी और एसडीपी पादप में, तो एलडीपी में पुष्पन को कौन प्रेरित करता है, जिबरलिन्स करते हैं। ठीक है, फिर जिबरलिन सहायक रूप से, याद रखना, सहायक रूप से ये पादपों में जीर्णता में देरी लाते हैं, पादपों को बूढ़ा होने में थोड़ा देर करते हैं, लंबे समय तक युवा रखते हैं पादपों को। तो जीर्णता में देरी लाते हैं, जीर्णता को बच्चों कहते हैं सेनेसेंस। अब एक चीज याद रखना बच्चों, यहां पर मैंने सहायक कार्य लिखा है, सहायक रूप से ये जीर्णता में देरी लाते हैं, मुख्य रूप से नहीं। मुख्य रूप से जीर्णता में देरी पादपों को ज्यादा यंग, लंबे समय तक साइटोकाइनिन रखेगा, जो नेक्स्ट हार्मोन हम पढ़ेंगे। सहायक रूप से केवल कौन काम करेगा, जिबरलिन्स कार्य करेंगे। तो जिबरलिन्स के प्रमुख कार्य तो क्या हो गए भाई, वापस देख लो, ये याद रखने हैं। जिबरलिन का सबसे प्रमुख कार्य तो तना दीर्घीकरण, तने की लंबाई बढ़ेगी मतलब जिबरलिन, पादप की लंबाई जिबरलिन। तो आनुवांशिक रूप से बोने पादपों की लंबाई बढ़ाएंगे, गन्ने की उत्पादकता बढ़ाएंगे, बोल्टिंग की प्रक्रिया को प्रेरित करेंगे। और दूसरा प्रमुख याद रखना है बीज प्रसूपता, वृद्धि हार्मोन है, तो वृद्धि का मतलब प्रसूपता को तोड़ेंगे
और अंकुरन को, बीज अंकुरन को प्रेरित करेंगे और उस दौरान अल्फा अमाइलेज की क्रिया को प्रेरित करेंगे। उस दौरान किस एंजाइम की क्रिया को प्रेरित करेंगे? अल्फा अमाइलेज। बाकी सारे कार्य तो ठीक हैं, आप कॉनिफर्स में, एलडीपी पादपों में, ये सब ठीक है। तो इसका मतलब एक और चीज याद रखना बच्चों, ये अल्फा अमाइलेज की क्रिया है ना, यही अल्फा अमाइलेज की क्रिया, यही जिबरलिंस का बायो ऐसे भी हो जाता है ना। जैव मापन के लिए हम किसकी क्रिया देखते हैं? अल्फा अमाइलेज की। जिबरलिंस में जैव मापन करना हो तो कौन सी क्रिया देखते हैं? अल्फा अमाइलेज। क्योंकि अल्फा अमाइलेज की क्रिया को ही कौन प्रेरित करता है? जिबरलिंस प्रेरित करते हैं। तो प्रमुख वृद्धि हार्मोन जो लंबाई बढ़ाएगा और बीज अंकुरन को प्रेरित करेगा, वो कौन सा हार्मोन हो गया? जिबरलिंस। ठीक है बच्चों, फिर जिबरलिंस के बाद नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास क्या आ गया? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट पादप हार्मोन कौन सा आ गया? साइटोकाइनिन। वही सबसे पहले तो इसका इतिहास देखेंगे भाई, खोज कैसे हुई, इतिहास। सबसे पहले हम साइटोकाइनिन की क्या बात करेंगे बच्चों? इतिहास की बात करेंगे। अब इतिहास में क्या ध्यान रखोगे भाई? दो वैज्ञानिक के नाम याद रखने हैं सबसे पहले। तो कौन से दो वैज्ञानिक के नाम याद रखोगे? स्कूग और मिलर। ठीक है, दो वैज्ञानिक थे बच्चों, स्कूग और मिलर। ये तंबाकू पित्त का संवर्धन कर रहे थे। ये दोनों वैज्ञानिक क्या कर रहे थे? लेबोरेटरी में तंबाकू पित्त संवर्धन का अध्ययन कर रहे थे। तंबाकू पादप है, उसका संवर्धन कर रहे थे। उस दौरान एक हेरिंग वेल है ना, एक वेल है, उसके शुक्राणु डीएनए, पोषक तत्व के लिए हेरिंग वेल के शुक्राणु डीएनए का इस्तेमाल कर रहे थे। तो हेरिंग वेल के शुक्राणु डीएनए से किसको पृथक किया गया था? साइटोकाइनिन को। तो सबसे पहले स्कूग और मिलर ने किस हार्मोन को? काइनेटिन हार्मोन। काइनेटिन हार्मोन है ही क्या? एक प्रकार का साइटोकाइनिन है। तो स्कूग और मिलर ने काइनेटिन हार्मोन को हेरिंग वेल के शुक्राणु डीएनए से पृथक किया। किससे किया? हेरिंग वेल के शुक्राणु डीएनए से पृथक किया। कब? तंबाकू पित्त संवर्धन के दौरान। तो तंबाकू पित्त संवर्धन, ठीक है, तंबाकू पादपों का संवर्धन कर रहे थे लेबोरेटरी में। उस दौरान वेल के, हेरिंग वेल के शुक्राणु डीएनए से पोषक तत्व बना रहे थे। हां, अब आप बोलोगे सर डीएनए से कैसे काइनेटिन पृथक किया? अरे भाई, डीएनए में एडिनिन नाइट्रोजन क्षारक होता है। डीएनए में एडिनिन नाइट्रोजन क्षारक होता है। वो एडिनिन नाइट्रोजन क्षारक से ही क्या बनता है? साइटोकाइनिन, है ना। तो आपके पास ये साइटोकाइनिन जो है वो किससे व्युत्पन्न होते हैं? एडिनिन नाइट्रोजन क्षारक से व्युत्पन्न हार्मोन है ये। तो एडिनिन नाइट्रोजन क्षारक से व्युत्पन्न हार्मोन ही कौन सा है? साइटोकाइनिन। सबसे पहले स्कूग और मिलर तंबाकू पित्त का संवर्धन कर रहे थे, वहां से हेरिंग वेल शुक्राणु डीएनए से उन्होंने काइनेटिन हार्मोन पृथक किया। उसके बाद मक्के से भी और कोकोनट से भी पृथक किया गया भाई। उसके बाद कैसे पृथक किया गया? प्राकृतिक, हां, पादपों से। और कौन से पादपों से? मक्के, कॉर्न,
कॉर्न यानी मक्का, जिया मेज एवं कोकोनट से किस हार्मोन को पृथक किया गया? जिएटिन। इसी को फिर प्राकृतिक साइटोकाइनिन कह सकते हैं। पादपों से प्राप्त हो रहा है, तो पादपों से प्राप्त जो प्राकृतिक साइटोकाइनिन है उसको नाम जिएटिन दिया गया। जिएटिन नाम क्यों दिया गया भाई? जिया मेज से, मक्के से सबसे पहले प्राप्त हुआ। तो मक्के से और नारियल से कौन सा प्राकृतिक साइटोकाइनिन प्राप्त हुआ? जिएटिन। तो इतिहास में दो चीजें याद रखनी है। एक तो स्कूग और मिलर ने हेरिंग वेल के शुक्राणु डीएनए से पृथक किया था काइनेटिन को, और फिर पादपों में मक्के से और नारियल से कौन सा साइटोकाइनिन को पृथक किया गया? जिएटिन को पृथक किया गया। किसको किया गया भाई? जिएटिन को पृथक किया गया। ठीक है, तो ये इतिहास में याद रखने हैं, हिस्ट्री में काइनेटिन कैसे प्राप्त हुआ और जिएटिन कैसे। ये तो बात हो गई अपने पास साइटोकाइनिन के इतिहास की। फिर साइटोकाइनिन के लक्षण देखें। अब साइटोकाइनिन पादप हार्मोन जो है, यह साइटोकाइनिन पादप हार्मोन पादपों में विभाजन दर्शाने वाले भागों से होता है, मुख्यतः जड़ों से। हां, जड़ों से, जड़ों के शीर्ष से, मूल शीर्ष से मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन संश्लेषित होगा? साइटोकाइनिन। तो पहला बिंदु साइटोकाइनिन को शॉर्ट में बच्चों सी के लिख सकते हैं, है ना। पूरा पूरा साइटोकाइनिन नहीं लिखकर मैं सी के का मतलब साइटोकाइनिन ही है। ठीक है ना बच्चों। तो साइटोकाइनिन क्या हो गया भाई? साइटोकाइनिन मुख्यतः जड़ों में संश्लेषित होता है। जड़ों में संश्लेषित यानी मूल शीर्ष में संश्लेषित एवं सक्रिय रूप से विभाजन दर्शाने वाले क्षेत्रों में। संश्लेषित। ठीक है, तो जो साइटोकाइनिन है मुख्यतः जड़ों में संश्लेषित होगा। जड़ों में भी कहां पर? मूल शीर्ष पर संश्लेषित होगा, और उसके साथ साथ जहां पर विभाजन हो रहा है वहां पर साइटोकाइनिन संश्लेषित होगा। ठीक है, अब ये तो साइटोकाइनिन संश्लेषित। दूसरा, सबसे कॉमन साइटोकाइनिन का नाम क्या है ना। जिएटिन और काइनेटिन तो है, लेकिन सबसे कॉमन साइटोकाइनिन होता है आइसोपेंटिनाइल एडेनिन, है ना। सबसे कॉमन प्रकार का साइटोकाइनिन कौन सा है? उसका नाम है आइसोपेंटिनाइल एडेनिन। एडेनिन मतलब ये जो नाइट्रोजन क्षारक होता है एडेनिन, जो डीएनए आरएनए बनाता है, तो उस एडेनिन नाइट्रोजन क्षारक से ही व्युत्पन्न हार्मोन है साइटोकाइनिन, है ना। तो सबसे कॉमन साइटोकाइनिन कौन सा हो गया बच्चों? आइसोपेंटिनाइल एडेनिन। जब हम पादप संवर्धन पढ़ते हैं ना बच्चों, ये पढ़ेंगे हम, पादप संवर्धन भी हमारे सिलेबस में है। तो पादप उत्तक संवर्धन, लेबोरेटरी में जब हम पादप उत्तकों को वृद्धि करवाते हैं तो उत्तक संवर्धन में ऑक्सिन का भी प्रयोग आता है, साइटोकाइनिन का भी प्रयोग आता है। जब हम उत्तक संवर्धन करते हैं पादपों का तो ऑक्सिन का भी प्रयोग करते हैं, साइटोकाइनिन का भी प्रयोग करते हैं। तो क्वेश्चन आ जाए कि उत्तक संवर्धन में कौन सा हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों, लेकिन दोनों में से भी ज्यादा मुख्य कौन सा होगा? साइटोकाइनिन। दोनों ही यूज करते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए ना कि सबसे प्रमुख हार्मोन जो उत्तक संवर्धन में यूज करते हैं, साइटोकाइनिन भी ऑप्शन हो, ऑक्सिन भी ऑप्शन हो, और दोनों ऑप्शन ना हो,
तो एक आंसर करना हो तो साइटोकाइनिन करना है ना। तो फिर नेक्स्ट क्या है भाई, पादप उत्तक संवर्धन में प्रयुक्त सबसे मुख्य हार्मोन साइटोकाइनिन है ना, लेकिन ऑक्सिन भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, वैसे तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों होंगे, लेकिन फिर भी अधिक मात्रा में सबसे अधिक कॉमन यूज होने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन। ये उत्तक संवर्धन में बच्चों, उत्तक संवर्धन में हम यीस्ट का एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। आप ये नारियल पानी, कोकोनट वाटर यूज करते हो या कोकोनट मिल्क फैक्टर यूज करते हो, ये सब नाम उत्तक संवर्धन में पढ़ेंगे बच्चों। जब आप पादप उत्तक संवर्धन करते हैं ना, तो पादप उत्तक संवर्धन में पोषक तत्व के लिए यीस्ट एक्सट्रैक्ट को लिया जाता है, कोकोनट मिल्क फैक्टर को लिया जाता है। इन सब में है क्या, इन सब में साइटोकाइनिन ही तो है, ये सब में साइटोकाइनिन है। तो आपने सवाल आता है पादप उत्तक संवर्धन में कोकोनट मिल्क फैक्टर का यूज कर रहे हैं, पादप उत्तक संवर्धन में यीस्ट एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये कौन सा हार्मोन है, इनमें साइटोकाइनिन है। और उत्तक संवर्धन में कोशिका को विभाजन करवाना पड़ता है। उत्तक संवर्धन में सबसे मुख्य काम क्या है, उत्तकों का विभाजन, कोशिका विभाजन प्रेरित करना है। तो वो कौन सा हार्मोन करता है, साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन करता है, साइटोकाइनिन करता है। ठीक है, तो लक्षणों में वापस देख लो क्या क्या बिंदु देखे। साइटोकाइनिन मुख्य रूप से जड़ों में संश्लेषित होगा, विभाजन दर्शाने वाले क्षेत्रों में तो होगा ही, लेकिन मुख्य रूप से जड़ों में, मूल शीर्ष में होगा। सबसे कॉमन साइटोकाइनिन कौन सा होगा, आइसोपेंटेनाइल एडेनिन। और उत्तक संवर्धन में ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों प्रयुक्त होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कौन होगा, साइटोकाइनिन। फिर आ जाएगा बच्चों साइटोकाइनिन का कार्य की प्रभाव। तो नाम ही साइटोकाइनिन है भाई, सबसे मुख्य काम साइटोकाइनिन का कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। है ना भाई, सबसे मुख्य काम जो साइटोकाइनिन करेगा, वो साइटोकाइनिन क्या करेगा, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अब पादपों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करेगा, तभी तो पादपों में नए प्ररोह का निर्माण होगा, नई पत्तियों का निर्माण होगा, पत्तियों में क्लोरोफिल का संश्लेषण होगा। तो पादपों में नई पत्तियों का निर्माण, पार्श्व प्ररोह का निर्माण, अपस्थानिक प्ररोह का निर्माण, क्लोरोफिल का संश्लेषण, ये सब कौन करेगा, साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन पादपों में नई पत्तियों का निर्माण, पार्श्व एवं अपस्थानिक प्ररोह कलिकाओं का निर्माण प्रेरित करता है ना भाई। तो मैंने आपको बताया था कोशिका सेल एलोंगेशन अगर होगा तो ऑक्सिन, तने का दीर्घीकरण होगा स्टेम एलोंगेशन, पादप की लंबाई बढ़ने दिमाग में जिबरलिन्स, और कोशिका विभाजन से नई पत्तियां बन रही हैं, नई शाखाएं बन रही है, तो साइटोकाइनिन। और ये पार्श्व प्ररोह को प्रेरित कर रहा है, पार्श्व कलिकाओं को, तो ये शीर्षस्थ प्रभाविता के विरोधी होता है
है ना भाई, ये किसके विरोधी है? शीर्षस्थ प्रभाविता के विरोधी है। शीर्षस्थ प्रभाविता में क्या था? ऑक्सिन। तो ये किसके विरोधी हो गया भाई? ऑक्सिन के विरोधी हो गया। ठीक है, ऑक्सिन के ऑपोजिट काम कर रहा है शीर्षस्थ प्रभाविता में। फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, अंग जनन में यूज किया जाता है। उत्तक संवर्धन में अंगों का निर्माण करना हो, उत्तक संवर्धन में अंगों का निर्माण करना हो तो हम साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का अनुपात लेते हैं। कैसे लेते हैं बच्चों? सुनो, अगर ऑक्सिन अधिक और साइटोकाइनिन कम, अगर ऑक्सिन की मात्रा अधिक ली है बच्चों तो किसका निर्माण होगा? मूल का निर्माण, है ना। और यदि साइटोकाइनिन अधिक और ऑक्सिन कम तो आपके पास प्ररोह यानी शूट्स का निर्माण होगा। है ना भाई। तो आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, काफी बार क्वेश्चन आ रखा है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का अनुपात तय करता है कि पादप में तना बनेगा या पादप में जड़ें बनेंगी। है ना। उत्तक संवर्धन में तो आपको जड़ें भी बनानी है और तने भी बनाने हैं। तो आप चाहते हो कि भाई पहले पादपों में जड़ें बने। अगर आपको जड़ों का निर्माण करना है, मूल का निर्माण करना है, तो ऑक्सिन की मात्रा अधिक ली जाती है, साइटोकाइनिन की मात्रा कम ली जाती है। और यदि आप तने का निर्माण, प्ररोह का निर्माण करना चाहते हो तो तने या प्ररोह के निर्माण के लिए साइटोकाइनिन की मात्रा को ज्यादा लिया जाता है, ऑक्सिन की मात्रा को कम लिया जाता है। तो किस प्रकार के अंगों का निर्माण करना है पादपों में? है ना, मूल का निर्माण करना है तो ऑक्सिन अधिक, साइटोकाइनिन कम। और यदि प्ररोह का, तने का निर्माण करना है तो साइटोकाइनिन अधिक और ऑक्सिन कम लिया जाता है। तो ये भी किसमें काम हो गया भाई? साइटोकाइनिन का। फिर एक और प्रमुख कार्य ध्यान देंगे, पत्तियों पर याद रखना भाई। नई पत्तियां बनानी हो, पत्तियों का निर्माण करना हो तो साइटोकाइनिन है। साइटोकाइनिन मुख्य रूप से जीर्णता में भी देरी लेकर आता है ना। जीर्णता में मतलब पत्तियों को बूढ़ा होने से रोकता है। तो नेक्स्ट कार्य क्या हो गया भाई? साइटोकाइनिन जो है वो पत्तियों की जीर्णता यानी सेनेसेंस, पत्तियों की जीर्णता में देरी लाता है। अब उसे देरी लाता है मतलब लंबे समय तक पत्तियों को तरुण, यंग रखता है। पत्तियों को लंबे समय तक यंग कैसे रख सकते हो? पत्तियां जल्दी बूढ़ी ना हो, पत्तियों में जीर्णता जल्दी ना आए, कैसे रोक सकते हो? दो तरीकों से। एक तो क्लोरोफिल की संरचना को बनाए रखो। अगर पत्तियों में क्लोरोफिल की संरचना बनी रहेगी, लंबे समय तक पत्तियां हरी रहेंगी, उनमें जीर्णता नहीं आएगी। और क्लोरोफिल को तरुण या क्लोरोफिल को कैसे बनाए रख सकते हो? पत्तियों तक पोषक तत्व स्थानांतरित करते रहो। सामान्य रूप से क्या होता है, पत्तियां पुरानी या जीर्णता क्यों दर्शाती हैं? धीरे धीरे उनमें पोषक तत्व की कमी होने लग जाती है, खनिज जल की कमी होने लग जाती है, क्लोरोफिल की संरचना नष्ट होने लग जाती है और पत्तियां बूढ़ी हो जाती हैं। तो अगर लंबे समय तक आप पोषक तत्व को स्थानांतरित करते रहो पत्तियों में, खनिज जल को पत्तियों तक भेजते रहो, तो पत्तियां लंबे समय तक तरुण रहेंगी, नई रहेंगी और उनके जीर्णता में देरी आएंगी। ये कौन करके रखता है? साइटोकाइनिन मुख्य रूप से देरी लाता है। कैसे लाता है भाई? कैसे लाता है? क्लोरोफिल की संरचना को बनाए रख एवं
और क्या करेगा, क्लोरोफिल की संरचना को बनाए रख एवं पोषक तत्व एवं पोषण तत्वों के स्थानांतरण के द्वारा, है ना। तो क्लोरोफिल की संरचना को बनाए रख एवं पोषण तत्वों के स्थानांतरण के द्वारा साइटोकाइनेन पत्तियों के जीर्णता में देरी लाता है। और इस प्रभाव को क्या कहते हैं बच्चों, रिचमंड लैंग इफेक्ट। इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, रिचमंड लैंग इफेक्ट। मतलब क्या कर रहा है भाई साइटोकाइनेन पत्तियों में जीर्णता को देरी ला रहा है। जीर्णता में कैसे देरी ला रहा है, जीर्णता में भाई वो पोषक तत्वों को स्थानांतरित कर रहा है, क्लोरोफिल की संरचना को बनाए रख रहा है, इस कारण पत्तियों की जीर्णता में देरी लाता है। और इस प्रभाव को क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रभाव को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिचमंड लैंग प्रभाव। इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, रिचमंड लैंग प्रभाव। तो पत्तियों से संबंधित लक्षण याद रखना, साइटोकाइनेन, कोशिका विभाजन, उत्तक संवर्धन, नई पत्तियों का निर्माण, पत्तियों में जीर्णता देरी लेकर आना, यह सब किसका काम होगा, साइटोकाइनेन का। ठीक है, तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली बच्चों, वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स की, है ना। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनेन। कोशिका सेल एलोंगेशन में जाइलम में ऑक्सिन, तना दीर्घीकरण में, बीज अंकुरण में जिबरलिन्स, और कोशिका विभाजन में, उत्तक संवर्धन में, नई पत्तियों का निर्माण, पत्तियों की जीर्णता में देरी लाना, साइटोकाइनेन। अब हम किसकी बात करेंगे भाई, वृद्धि संदमक की। और वृद्धि संदमक में सबसे पहला कौन सा नाम आता है, एब्सिसिक एसिड। वृद्धि संदमक में हम लोग कौन से हार्मोन की बात करेंगे भाई, एब्सिसिक अम्ल की। अब वही बच्चों, सबसे पहले तो इसका इतिहास देखेंगे। अब देखो इसका इतिहास भी बड़ा विचित्र है। क्या था बच्चों, मध्य 1960 में, हां मध्य 1960 में कई वैज्ञानिक वृद्धि संदमक हार्मोन की खोज में लगे हुए थे। तो 1960 मध्य 1960 में वैज्ञानिकों ने देखा कि कोई ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो पादपों में वृद्धि को संदमित करता है। वृद्धि को संदमित करता है, उसको नाम क्या दिया गया, इन्हिबिन या इन्हिबिटर बी। क्यों नाम दिया गया, क्योंकि वो वृद्धि, पादपों में वृद्धि को संदमित कर रहा था। तो पादपों में वृद्धि को संदमित कर रहा था, इसलिए उसको इन्हिबिन या इन्हिबिटर नाम दे दिया गया। फिर यह देखा गया कि वो एक ऐसा रासायनिक पदार्थ भी है जो बीज प्रसूपता को प्रेरित करता है। बीज प्रसूपता को प्रेरित करता है, तो एक और नाम दिया गया डोर्मिन। फिर देखा गया कि एक रासायनिक पदार्थ है वो विलगन को प्रेरित करता है। विलगन मतलब पत्तियों को मुख्य पादप से तोड़कर हटा देता है, विलगन को प्रेरित करता है। तो एक रासायनिक पदार्थ है जो वृद्धि को संदमित करता है, रासायनिक पदार्थ है जो बीज प्रसूपता को प्रेरित करता है, रासायनिक पदार्थ है जो विलगन को प्रेरित करता है। विलगन को प्रेरित करने में नाम दे दिया एब्सिसिन, बीज प्रसूपता को प्रेरित करने वाला नाम दे दिया डोर्मिन, और वृद्धि को संदमित करने का नाम दे दिया इन्हिबिन। वास्तविकता में आगे चलकर मालूम चला कि ये सब कार्य एक ही रासायनिक हार्मोन का है जिसे हम एब्सिसिक एसिड कहते हैं, है ना। जिसको पहले इन्हिबिटर कहा जाता था, जो वृद्धि का संदमन करता था, वो एब्सिसिक अम्ल है।
जो डोरमेन बीज प्रसुप्ता को प्रेरित करता था वो भी क्या है, एब्सिसिक अम्ल है। और जो विलगन को प्रेरित करता था, जो विलगन को प्रेरित करता था वो भी क्या है, एब्सिसिक एसिड है। तो ये तो इसका इतिहास हुआ कि पहले एब्सिसिक एसिड को इन 3 नाम से जाना जाता था, फिर मालूम चला इनहिबिटर, डोरमेन, एब्सिसिन, ये तीनों तो एब्सिसिक अम्ल का ही नाम है। ठीक है, तो ये तो इसका इतिहास हुआ। फिर इसके लक्षणों की बात करें अब। तो पहली चीज बच्चों, एब्सिसिक अम्ल एक ऐसा पादप हार्मोन है जो पूरे पादपों में संश्लेषित होता है। हां, पूरे पादप भाग में, जैसे ऑक्सिन तो वृद्धि दर्शाने वाले भागों में होता है, साइटोकाइनिन विभाजन दर्शाने वाले भागों में, मुख्यतः जड़ों में होता है, जिबरलिन्स तने दीर्घीकरण के दौरान, बीज अंकुरण के दौरान काम कर रहा है। लेकिन पूर्ण रूप से पूरे पादप में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा हार्मोन निकलता है, ये एब्सिसिक एसिड। तो सबसे पहले तो ये एब्सिसिक एसिड जो है ना, एब्सिसिक एसिड जो है ये सबसे वाइड स्प्रेड है ना, अधिक व्यापी जिसको आप कह सकते हो, पादप हार्मोन है। क्योंकि ये लगभग प्रत्येक पादप भाग में संश्लेषित होता है, पूरे के पूरे, लगभग पूरे के पूरे पादप में, सभी के सभी पादप भागों में ये निर्मित होता है। कैसे निर्मित होता है, कैरोटेनॉइड्स के ऑक्सीकरण से, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है, एब्सिसिक एसिड का संश्लेषण कैरोटेनॉइड्स के ऑक्सीकरण से होता है। ठीक है, तो एब्सिसिक अम्ल है, एब्सिसिक अम्ल का जो निर्माण है या संश्लेषण है वो किससे हो रहा है, कैरोटेनॉइड्स के ऑक्सीकरण से होता है। ठीक है, तीसरा लक्षण है, ये मुख्य रूप से मुख्य विरोधी या वृद्धि संदमक हार्मोन है। यह मुख्य वृद्धि संदमक हार्मोन है। ठीक है, अब एक सवाल कि सर ये वृद्धि संदमक क्यों है। हम तो चाहते हैं, या कोई भी आदमी या कोई भी पादप ये चाहेगा कि उसमें वृद्धि हो, ऑक्सिन हो, जिबरलिन्स हो, साइटोकाइनिन हो, नई पत्तियां आए, पादपों की लंबाई बढ़े। हम तो चाहते हैं कि वृद्धि हो। वृद्धि संदमक की जरूरत क्यों है? अरे भाई, आप वृद्धि कब करता है? कोई इंसान भी है या कोई पादप भी है, वृद्धि कब होगी? जब अनुकूल परिस्थितियां होती हैं या प्रतिकूल परिस्थितियां? अनुकूल परिस्थितियों में वृद्धि होती है ना। जब प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, पादप एक ऐसे वातावरण में है जहां पर तनाव है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जल की कमी है, ठीक है, पर्याप्त पोषक तत्व नहीं है। अब पादपों को पर्याप्त पोषक तत्व मिल ही नहीं रहे, एक पादप को पर्याप्त पोषक तत्व मिल ही नहीं रहे, तो वो उस समय वृद्धि करेगा या अपने आप को सरवाइव, बचाने की कोशिश करेगा? बचाने की कोशिश करेगा। प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, पोषक तत्व है नहीं, तो जितना है उसी में काम चलाएगा ना। इसका मतलब उस समय एब्सिसिक अम्ल वृद्धि को संदमित कर देगा। वो बोलेगा भाई अभी खर्चा करने का पैसा नहीं है, खनिज तत्व भी नहीं है, अभी तो सिर्फ सरवाइव, जीवित रहना ही काम की चीज है।
तो एब्सिसिक अम्ल को हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, तनाव वाला हार्मोन। जब पोषक तत्व की कमी है तो अंकुरन नहीं होना चाहिए, प्रसूपता में रहो। जब पोषक तत्व कम है तो वृद्धि प्रेरित नहीं करनी, वृद्धि को संदमित रखो। जल की कमी है पादपों में, जल तनाव है ही नहीं पादपों में जल, तो रंध्र को बंद रखो ताकि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर सको। तो ये सब कौन करता है? एब्सिसिक अम्ल। प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो पुरानी पत्तियां हैं, उनको पतझड़, उनको गिरा दो, उनको रखने की जरूरत नहीं है, उनको विलगित कर दो। कौन करेगा? एब्सिसिक अम्ल करेगा। तो एब्सिसिक अम्ल को हम किस नाम से जानते हैं भाई? एब्सिसिक अम्ल को, या इसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, है ना। हम एब्सिसिक अम्ल को किस नाम से जानते हैं भाई? स्ट्रेस हार्मोन के नाम से। स्ट्रेस हार्मोन क्यों है? क्योंकि यह जैविक व अजैविक तनाव में पादपों को सरवाइव करने में सहायक होता है ना। तो जब तनाव हो पादपों को, पादपों में चोट लगी हो, पादपों को तनाव हो, जैविक तनाव हो, अजैविक तनाव हो। जैविक तनाव मतलब अंदर से ही प्रॉब्लम है, अंदर ही खनिज तत्व कम है। अजैविक तनाव तापमान या जल की कमी हो गई है। तो उस तनाव में पादपों को सरवाइव करने में, जीवित रखने में कौन से हार्मोन की आवश्यकता होगी? एब्सिसिक अम्ल की। इसलिए इसे क्या कहेंगे? स्ट्रेस हार्मोन। अच्छा, मुख्य वृद्धि हार्मोन कौन सा था? मुख्य वृद्धि प्रेरित करने वाला हार्मोन जिबरलिन था। मुख्य वृद्धि संदमक हार्मोन कौन है? एब्सिसिक अम्ल है। तो एब्सिसिक अम्ल के अधिकांश कार्य किसके विपरीत होंगे? एब्सिसिक अम्ल के मुख्य कार्य किसके विरोधी होंगे? जिबरलिन्स के, है ना। जिबरलिन वृद्धि को प्रेरित करता था, तने की लंबाई बढ़ाता था, यह वृद्धि को संदमित करके रखेगा। वो बीज अंकुरन को प्रेरित कर रहा था, प्रसूपता को तोड़ रहा था, यह अंकुरन को संदमित रखेगा, प्रसूपता को प्रेरित करेगा, है ना। तो ये किसके विरोधी हो गया? जिबरलिन्स के। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई यहां पर? एब्सिसिक अम्ल मुख्य रूप से जिबरलिन्स के विरोध में या के विपरीत कार्य करता है। है ना। तो इसीलिए हमको पता भी है जिबरलिन मुख्य वृद्धि हार्मोन है, एब्सिसिक अम्ल मुख्य वृद्धि संदमक हार्मोन है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जिबरलिन्स के विरोधी कार्य या जिबरलिन्स के विपरीत कार्य ही किसके होंगे? एब्सिसिक अम्ल के। ठीक है भाई। तो अब फिर फाइनली एब्सिसिक अम्ल का कार्य की प्रभाव। ठीक है, किसकी बात हो रही है भाई? अब एब्सिसिक अम्ल के कार्य की प्रभाव की। तो पहला क्या हो गया भाई? वृद्धि संदमन तो हो ही गया, वृद्धि का संदमन। ठीक है। दूसरा, बीज प्रसूपता को प्रेरित करेगा। बीज प्रसूपता मतलब सीड डोरमेंसी को प्रेरित करेगा और बीज अंकुरन को संदमित करेगा।
है ना भाई। जब बीज का निर्माण होता है, हम ये भी पढ़ेंगे, जब पादपों में बीज का निर्माण होता है ना बच्चों, पादप बीज के रूप में ही तो पैदा होता है, तो बीज बनते ही वो अंकुरित हो जाता है क्या? नहीं ना, बीज बनने के बाद कुछ समय तक वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है। क्यों निष्क्रिय में रहता है? जब तक निष्क्रिय रहता है, जब तक वातावरण बेहतर नहीं हो जाता, जब तक उसको पर्याप्त जल, ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं मिल जाते। तो पर्याप्त पोषक तत्व, जल, ऑक्सीजन मिल जाने पर, वातावरण अनुकूलित हो जाने पर ही तो वो अंकुरित होगा। जब तक वातावरण अनुकूलित नहीं हुए, सभी पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तब तक वो निष्क्रिय रहेगा प्रसूप्ता अवस्था में। तो प्रसूप्ता में एब्सिसिक अम्ल उसको प्रसूप्ता में रखेगा। वो देखता रहेगा भाई वातावरण अनुकूलन नहीं है, नहीं अभी निष्क्रिय रहो प्रसूप्ता, अभी पोषक तत्व भी नहीं है, जल भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, अभी चुपचाप प्रसूप्ता में रहो। फिर देखेगा अरे भाई वातावरण अनुकूलित हो रहा है, तापमान सही हो रहा है, प्रकाश पर्याप्त मिल रहा है, जल भी है, ऑक्सीजन भी है, पोषक तत्व भी हैं, अब मेरा काम खत्म। तो एब्सिसिक अम्ल का स्तर कम होने लग जाता है। जिबरलिन नींद से उठता है, अच्छा अनुकूल वातावरण है, ऑक्सीजन है, पोषक तत्व हैं, चलो अल्फा अमाइलेज की क्रिया बढ़ाओ और बीज अंकुरन को प्रेरित करो, है ना। इस तरह से काम होगा। ठीक है भाई, तो बीज प्रसूप्ता को प्रेरित करेगा और बीज अंकुरन को संदमित करता है। फिर क्या करेगा? हां, जल तनाव के दौरान रंध्र को बंद करेगा। भाई रंध्र को बंद करने वाला हार्मोन यही है। रंध्र को बंद कर वाष्पोत्सर्जन की दर घटाएगा, है ना। ये तो सबसे प्रमुख कार्य है भाई। जल की कमी हो गई, जल तनाव है, तो जल की कमी होने पर, जल तनाव होने पर प्रमुख रूप से रंध्रों को बंद करेगा और वाष्पोत्सर्जन की दर को घटाएगा। यह सबसे प्रमुख कार्य है एब्सिसिक अम्ल का। और फिर प्रतिकूल वातावरण में या प्रतिकूल वातावरण में पत्तियों के विलगन को प्रेरित करेगा। विलगन यानी एब्सिशन को। ठीक है भाई, तो ये सब किस हार्मोन के कार्य हो गए? मुख्य वृद्धि संदमक हार्मोन या एब्सिसिक अम्ल के। तो क्या क्या है? वृद्धि का संदमन हो गया, बीज प्रसूप्ता को प्रेरित करेगा, बीज अंकुरन को संदमित। ये सब कार्य किसके विरोधी हैं? ये सब कार्य किसके विरोधी हैं? जिबरलिन्स के विरोधी हैं। सबसे मुख्य, रंध्र को बंद करके वाष्पोत्सर्जन की दर को घटाएगा और प्रतिकूल वातावरण में पत्तियों के विलगन को भी प्रेरित करेगा। ठीक है भाई, तो ये सब किस हार्मोन का कार्य हो गया? एब्सिसिक अम्ल का। फिर एब्सिसिक अम्ल के बाद अब आखिरी पादप हार्मोन क्या रह गया भाई? इथिलीन। आखिरी हार्मोन कौन सा हो गया? इथिलीन, C2H4। हां, सबसे पहले तो इतिहास। अब आपको मालूम है ना कि अगर आपने एक थैले में, मान लो एक थैले में एक कच्चा केला है और मतलब या एक थैले में आपके पास एक पका हुआ केला है और कई सारे कच्चे केले हैं। तो अगर आपने पके हुए केले को कच्चे केलों के साथ रखा है तो क्या होता है? बाकी कच्चे केले भी जल्दी से पक जाते हैं। इसी तरह से आप सेब के साथ, एप्पल के साथ भी ये कर सकते हो, नारंगी, ऑरेंज के साथ भी। कोई भी पका हुआ फल अगर आप कच्चे फलों के बीच में रखो तो पका हुआ फल के कारण बाकी कच्चे फल भी तेजी से पक जाते हैं, है ना। इसमें कौन सा हार्मोन काम करता है? इथाइलिन। ये वाष्पीय, गैसीय हार्मोन है।
तो पके हुए फल जो होते हैं वो इथिलीन का स्त्रावन, इथिलीन मुक्त करते हैं, और वो इथिलीन या C2H4 हार्मोन बाकी कच्चे फलों में भी तेजी से परिपक्वन या उनको पका देता है। यही तो इथिलीन है। तो ये सबसे पहले किसने दर्शाया? कॉजिन्स नामक वैज्ञानिक ने, है ना। कॉजिन्स नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यही तो दर्शाया। उसने क्या किया? कॉजिन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले यही तो किया। उसने एक थैला लिया भाई, और थैले में उसने क्या कर दिया? उसने देखा कि अगर आप कच्चे केलों के साथ पके हुए संतरों को रख दो, कच्चे केलों के साथ पके हुए संतरों को रख दो, तो पके हुए संतरे बहुत तेजी से केलों को भी पका देते हैं। किस हार्मोन के कारण? इथिलीन के कारण, है ना। तो क्या हुआ भाई इसमें हिस्ट्री में? तो कॉजिन्स ने सर्वप्रथम दर्शाया कि पके हुए संतरों के कारण है ना। ऐसा किस हार्मोन के कारण भाई? इथिलीन हार्मोन के कारण। इथिलीन हार्मोन के कारण ही जब हम पके हुए संतरों को कच्चे केलों के साथ रखते हैं तो कच्चे केले भी तेजी से पक जाते हैं। कौन से हार्मोन के कारण होता है ये? इथिलीन के कारण, है ना। तो ये तो इतिहास हुआ भाई। फिर इसके लक्षण देखें। तो इथिलीन के लक्षणों में सबसे पहला तो इथिलीन क्या है भाई? एक गैसीय या वाष्पीय, एकमात्र गैसीय या वाष्पीय हार्मोन कौन सा है? इथिलीन। तो ये एकमात्र गैसियस, या जिसे हम क्या कहते हैं? गैसीय या वाष्पीय हार्मोन है ना। तो पादपों में एकमात्र गैसीय या वाष्पीय हार्मोन कौन सा होता है? इथिलीन होता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पादपों में नए पत्तों से, नए कच्चे फलों से स्रावित नहीं होता। जो पुरानी पादपों के पुराने भाग हैं, जीर्णता दर्शाने वाले भाग हैं, पके हुए फल हैं, उनसे ही क्या स्रावित होता है? इथाइलिन। तो इथाइलिन का संश्लेषण जो है ना बच्चों, इथाइलिन का संश्लेषण कहां से होगा? इथाइलिन का जो संश्लेषण है वो पुराने जीर्णता दर्शाने वाले भागों से होता है। किससे होगा? पुराने जीर्णता दर्शाने वाले भागों से या फलों से। तो नेक्स्ट पॉइंट, इथिलीन का संश्लेषण पुराने जीर्णता दर्शाने वाले भाग व पके हुए फलों से होता है ना। तो इथिलीन का संश्लेषण पुराने या जीर्णता दर्शाने वाले भाग व पके हुए फलों से होगा, है ना। जो नए भाग हैं, सक्रिय रूप से वृद्धि दर्शाने वाले भाग हैं, वो ऑक्सिन बनाते थे। विभाजन दर्शाने वाले भाग जो थे वो साइटोकाइनिन बनाते थे। और जो पुराने जीर्णता दर्शाने वाले भाग या पके हुए फल हैं वो इथिलीन का संश्लेषण करेंगे।
फिर नेक्स्ट चीज, इथिलीन का संश्लेषण मीथियोनिन अमीनो अम्ल से होता है भाई। हां, तो नेक्स्ट, इथिलीन का जैव संश्लेषण मीथियोनिन अमीनो अम्ल से होता है। है ना, तो इथिलीन का जैव संश्लेषण कहां से होगा भाई? इथिलीन हार्मोन का जैव संश्लेषण मीथियोनिन अमीनो अम्ल से देखा जाता है। ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल से संश्लेषण किसका हो रहा था? ऑक्सिन का। ऑक्सिन का जैव संश्लेषण ट्रिप्टोफैन अमीनो अम्ल से होता है और इथिलीन का जैव संश्लेषण मीथियोनिन अमीनो अम्ल से होता है। और नेक्स्ट लक्षण भाई, इथिलीन जो है वो वृद्धि प्रेरक व वृद्धि संदमक दोनों के रूप में काम करता है। है ना, तो इथिलीन हार्मोन जो है, इथिलीन हार्मोन वृद्धि प्रेरक और वृद्धि संदमक दोनों के रूप में काम करेगा। तो वृद्धि प्रेरक और वृद्धि संदमक दोनों के रूप में कौन काम करेगा? इथिलीन काम करता है। ठीक है, तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली बच्चों? इथिलीन के लक्षणों की बात कर ली। किसकी बात कर ली अपन ने? लक्षणों की बात कर ली। अब जो कार्य है, हाँ, इथिलीन का क्या क्या कार्य है? एक तो आपको समझ आ ही गया होगा, फल के पकने में, फल को पकाने में, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में इथिलीन काम करता है ना, तो वो तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख ही लेंगे। तो जो इथिलीन हार्मोन के विशेष लक्षण हैं यानी वो तो हमने देख लिए। जो इसका कार्य है, इथिलीन हार्मोन किस तरह से काम करेगा, क्या क्या उसके कार्य हैं, वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे बच्चों। लेकिन आज याद रखेंगे अपन ने कौन कौन से पादप हार्मोन्स। देखो बच्चों, इस चैप्टर में अब पादप वृद्धि है, सीधे प्रश्न आते हैं इनके कार्य पर। तो आपको हर पादप हार्मोन का इतिहास याद रखना है कि खोज कैसे हुई, फिर लक्षण याद रखने हैं, पादपों में कहां पर बन रहे हैं, किससे बन रहे हैं, और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उनके कार्य। कोशिका विभाजन में कौन काम करता है, जीर्णता में देरी कौन लेकर आता है, तनय को कौन लंबा करता है, अनिषेक फलन को कौन प्रेरित करता है, टमाटर में अनिषेक फलन, पाइनएप्पल में पुष्पन को कौन प्रेरित करता है, जाइलम विभेदन में कौन काम करता है, वृद्धि प्रेरक मुख्य हार्मोन कौन सा है, मुख्य वृद्धि संदमक हार्मोन कौन सा है, रंध्र को कौन बंद करता है। तो ये सारे विशेष कार्य हार्मोन्स के आपको याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हमने इथिलीन के लक्षण तो देख लिए हैं। इथिलीन के या इस हार्मोन के जो प्रमुख कार्य हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इथिलीन हार्मोन के कार्य भी हम देख लेंगे और पादप वृद्धि से संबंधित लक्षणों की बात करेंगे, है ना। पादप वृद्धि क्या होती है, किस प्रकार की होती है, किस किस जगह पर होती है। तो पादप वृद्धि से संबंधित लक्षण को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। धन्यवाद।